नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका बूस्टर एकेडमी में। और आज मैं गांव के उन बच्चों को गांव के ही एक टॉपर से मिलाऊंगा, क्योंकि जब गांव के ये जो टॉपर होते हैं इनकी मोटिवेशन जो है वो गांव देहात तक जाती है। और आज हमारे साथ राजेंद्र रणवा जी हैं, जो कि स्पेशली डीडवाना के पास के रहने वाले हैं और इस बार 38वीं रैंक अर्जित की है। तो पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और इस सफलता के बाद मैं हर बार एक क्वेश्चन पूछता ही हूँ कि रिजल्ट किसने देखा आपका? मैं रिजल्ट आया उस टाइम मैं बाहर घूमने के लिए गया हुआ था, हाँ, मनाली गया हुआ था। और मेरा का ये तीसरा रिजल्ट था रेस। तीसरा रिजल्ट है। तो मैंने ज़्यादा वो टेंशन लेना छोड़ दिया था, जो आएगा वो आ जाएगा। हाँ, देखिए तो उस हिसाब से मुझे पता था 17-18 तारीख को रिजल्ट आएगा। हम्म। लेकिन मैंने सोचा अपन घूमने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट वाले पहले 2 दिन वो बहुत तनाव पर रहते हैं। तो मैंने यही सोचा कि बाहर ही घूमेंगे। वहीं रिजल्ट आया था मेरा। और उस टाइम हम चंडीगढ़ के आसपास थे। तो हम पूरा परिवार, जैसे वाइफ हो गई, मैं हो गया, साथ में थे। साथ ही थे। रिजल्ट देखा मैंने ही था। आपने देखा वो हाँ ना? बिल्कुल। फिर रात में गाड़ी में ही थे उस समय? हाँ, उस टाइम गाड़ी में थे। और ये एक सहयोग था हाँ कि जहाँ रिजल्ट आया था वहाँ हमने गाड़ी रुकाई। हाँ। और रुकते ही जहाँ देखा वहाँ गणेश जी का मंदिर था। अरे वाह। तो हमने वहाँ पे दो खाई आराम से, वहीं 10-15 मिनट वहीं बैठे रही आराम से। तो हमें एक ये सौभाग्य की बात है कि हाँ, भगवान श्री के गणेश जी दर्शन के, भी हो गए। हाँ, वहीं पे श्री गणेश जी के दर्शन हुए थे। ओके, बहुत ही बढ़िया। और एकदम ऐसे भारमुक्त हो गए बिल्कुल बात हैं। है। तो मेरी भी बात हुई सर, उस समय जो है वो मनाली थे, घूमने गए हुए हाँ थे। हाँ मैं भी उस समय शादी में व्यस्त था, 19 तारीख के आसपास। स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ सर, हमारे से 2023 अर्जुन बेस से जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, 23 और 24 दोनों, और इंटरव्यू प्रोग्राम से हमसे जुड़े हुए हैं। पूरी जर्नी, पूरी बातचीत आज हम लोग करेंगे राजेंद्र जी से। सबसे पहला मेरा प्रश्न एक ये और है कि इतने सेलिब्रेशन का पहले से मन बना लिया था, या ये सेलिब्रेशन ऐसे ही, मतलब क्योंकि मैंने देखा कि इस बार के रिजल्ट में अगर सबसे ज्यादा स्वागत समारोह नागौर में हुए हैं ना, तो आपके में वो भी अब तक खत्म नहीं हो रहे। जी सर। सर मैं 2017 से तहसीलदार ऑफिस में कार्यरत था। और वर्तमान में 2023 में अकाउंटेंट पोस्ट पर कलेक्टर ऑफिस में कार्यरत था। हाँ तो मैंने क्या कि आसपास के जो भी गांव हो गए, हाँ। उनका चाहिए जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, उनमें सबके लगभग हर गांव में कम से कम 15-20 लोग ऐसे हैं, उनका सबका सहयोग कर रखा है मैंने। चाहे खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाना हो, चाहे अन्य कोई सी भी योजना हो। फिर मैं कलेक्टर ऑफिस में था, तो जो भी अंडर ऑफिस, जैसे डीटीओ हो गई, डीएसओ ऑफिस हो गई, तहसीलदार ऑफिस हो गई, एसडीएम ऑफिस हो गई, सबके कोई भी छोटा मोटा काम है वो मैंने किया था। काम किया था। तो जब रिजल्ट आया, लोगों को पता चला, तो मैं अगर वास्तव में बताऊं तो मैं वहां से रात को 11-12 बजे पहुंचा था। रिजल्ट आने के बाद में 12 बजे दिन में रिजल्ट आया था। तब तक गांव में, आसपास के गांव में इतना माहौल, इतना वो उन्होंने सबने बना लिया था। डीजे लाना, कोई भी व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना। तो सब जो गांव वालों की जो खुशी हुई थी, उन्होंने ही वो पूरा सेलिब्रेशन वहीं से वो स्टार्ट हुआ। मैंने अभी तक जो भी प्रोग्राम है उसमें कुछ भी चला के कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ गांव वाले आसपास के जो भी अरेंज कर रहे हैं वही सहयोग कर रहे हैं, और बढ़िया तरीके से और वही आनंद ले रहे हैं। मैंने काफी वीडियो देखी। एक मैंने वीडियो आपको देखा जिसमें आप स्कूल में जा रहे हो और सारे बच्चे भी जो है वो आपके साथ थे, तो वो क्या किस्सा था? वो बिल्कुल, जैसे हमारे कोई रिश्तेदार है, उनकी स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक गांव का, मैं प्रॉपर गांव में ही रहा हूँ। मेरा जो भी बड़े शहर है वहाँ पे आना जाना ज़्यादा नहीं होता। जयपुर जोधपुर है, वहाँ मैं ज़्यादा आया नहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने भी यही कि जैसे बड़े शहरों में जाने के बजाय एक कोई भी साधारण परिवार का और गांव में रहकर ही तैयारी कर सकता है। ये चीज़ बताने के लिए उन्होंने कि हम स्कूल में प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो माहौल चल रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जाओ, वहीं अगर वहाँ जाओगे तभी आप आरएस, आईएएस या अन्य कोई जॉब लग सकते हो। तो उन्होंने ये मुझे स्पेशली कहा था कि आपकी जो जर्नी है वो वहाँ पे जाके बताना है, और वास्तविकता है उससे रूबरू बच्चों को करवाना है। तो उन्होंने भी की ताकि मोटिवेट हो कि हम यहाँ पे रह के, गाँव में रह के भी तैयारी कर सकते हैं और आरएस जैसी सेवा में। वैसे देखो, सिलेक्शन के बाद कहीं पर भी जाओ, लेकिन स्कूल में जाने की एक अलग ही फीलिंग होती है। सबसे अच्छी फीलिंग मुझे, जहाँ तक मैं भी गया हूँ जब सिलेक्शन के बाद में, तो स्कूल में बच्चों से मिलने का और एक अलग ही मजा होता है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में अगर मैं बच्चों को बताना चाहूँ तो सर ने एकेडमिक में बीएससी की है, और बीएससी करने के बाद में सर आपने जीवन में सबसे पहले कौन से एग्जाम की तैयारी चालू की? सबसे पहले मैंने 2016-17 था, उस टाइम में यहाँ एसएससी का क्रेज ही होता था। हाँ, हमारे टाइम भी ये बारे में अब 2020-21 के बाद में ज़्यादा ये माहौल बना है। तो उस टाइम ये प्राथमिकता मेरी ये थी कि कोई सी भी जॉब मिल जाए छोटी मोटी। आरएस वगैरह, आईएएस वगैरह जानते नहीं थे क्या होता है क्या नहीं। तो सर्वप्रथम मैं एसएससी 10+2 में लगा था। 10+2 तो मेरी ज्वाइनिंग 2016 की मैं मुंबई आई थी। फिर वहाँ जाके माहौल देखा कि मुंबई में तो कोई सरकारी जो जॉब है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वहाँ पे गुजरात, मुंबई दोनों में नहीं है। बिल्कुल प्राइवेट हो रखा है।
तो मैंने ये सोचा कि कैसे भी करके अपने राजस्थान में जाना, कोई सी भी नौकरी चाहिए, 4th क्लास वाली नौकरी मिल जाए, मुझे राजस्थान में जाना है। उस समय तो आती नहीं थी 4th ग्रेड की भर्ती, नहीं हाँ तो उस मैं भी टाइम बात देता। नहीं था। हाँ मेन ये था कोई सी भी हाँ, घर के आसपास चला जाऊँ। हाँ। तो ये जो पटवारी हो गई, एलडीसी हो गई और जूनियर तो उस समय अकाउंटेंट। आपकी एक साथ 3 नौकरी लगी। हाँ उस टाइम और तो तीनों ही 3 लगी थी। भर्तियां कौन सी थी? जूनियर अकाउंटेंट वाली हो गई, पटवारी और एलडीसी, LDC। आरपीसी एलडीसी आई थी। उस समय बड़ी भर्ती आई थी। हाँ उसके बाद में शायद अब भी है बड़ी भर्ती LDC की। तो फिर आपने जो जूनियर अकाउंटेंट जो ज्वाइन किया हाँ, और 2017 D1 में आपको मिल गई। पोस्टिंग मिल गई थी। तो मेरे को भी याद है 2017 की भर्ती, जब जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट बहुत डिले थे, कोर्ट में काफ़ी टाइम तक वो रहा था, तब मैं मेरे काफ़ी सीनियर्स उसमें सिलेक्टेड थे, क्योंकि इंजीनियरिंग के एक साथ ही हाँ उस टाइम स्टूडेंट आए सारे थे। साथ वाली। तो मैं उस समय वो कोर्ट में सुनवाई चलती थी, तो मैं उस समय कोर्ट जो है वो साथ ही चला जाता था अपने सीनियर्स के साथ। मेरे को आज रिजल्ट आएगा, आज बताएंगे ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो 1.5 साल लग गया हाँ जैसे। उसमें टाइम लगा था, एग्जाम भी 2 बार हुई थी वो। ओके, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो 2017 में आपकी जो है वो ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद में आपने क्या क्या किया 4-5 साल? 2017 में मैं ब्याह कद करे जैसे 2020-21 में 20-21 में थे ब्याह करे। हाँ, तो 2017 में जैसे ज्वाइनिंग आई हाँ। तो मेरा घर डीडोना में ही है, डीडोना 20 किलोमीटर है, तहसीलदार ऑफिस डीडोना में मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग आई थी यहाँ पे। तो मैं इतना संतुष्ट हो गया, मुझे स्वर्ग सा मिल गया था कि पास में कहाँ मुंबई कहाँ गांव में डायरेक्ट। हाँ। तो कि पास में नौकरी मिल गई है, ठीक है, मजे है, अब आराम से जाएंगे कोई नौकरी करेंगे। तो जैसे फिर 3-4 साल हुए तहसीलदार ऑफिस में। तो मैंने श्रीमान तहसीलदार जी हो गए, STM साहब हो गए, उनके दिन कार्य किया। तो उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं उससे थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली कि कैसे आम जनता जो गरीब आदमी आता है उनकी अपन भी सेवा कर सकते हैं। और उस टाइम जो हमारे तहसीलदार जी थे उन्होंने भी मोटिवेट किया कि उन्हें तैयारी कर लो, आप इतना वर्कलोड तो तहसील में रहता नहीं है। तो मेरी जर्नी फिर ये कोरोना काल 2021 से 2020-21 पर 3-4 साल आपने मतलब क्या, मतलब 4 साल आपने तैयारी नहीं की, तब तक क्या 4 किया? साल फिर में मैंने वो जो भी बताओ। जिंदगी के जैसे गांव में जो ब्याह शौक, शादी हो हाँ। गई, गांव में मैंने फर्स्ट बार, हमारा छोटा सा गांव है जोड़ी के पास, उसमें क्रिकेट का टूर्नामेंट, छोटा सा गांव है, कोई जानता ही नहीं था। तो वहाँ उस टाइम में हमने क्रिकेट का टूर्नामेंट JPL नाम से जाना जाता था। ओके। 48 गांव आए थे और उससे वहाँ पे मैंने सबको अरेंज करके इतना सफल आयोजन करवाया था। तो 3-4 साल क्रिकेट ट्रॉफियाँ कराना और आसपास के जो भी क्रिकेट ट्रॉफियाँ चल रही है उन्हें भाग लेना, ये काम किया था। फिर जो भी कोई शादी प्रोग्राम आ गया उनमें 3-4 दिन आराम से मौज मस्ती करना, बढ़िया जॉब करना रही। तो ये मैं स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ कि चलो ठीक है, जो भी सिलेक्शन आप ले हो, लेकिन उसके बाद में जीवन में एक सुकून हो जाता है, जो बर्डन है ना वो खत्म हो जाता है। आप अपनी नौकरी करो, उसके साथ साथ आप अपना जो भी शौक है, जैसे बच्चों की ये होता है कि तैयारी से पहले शौक पूरे कर लें, मैं यही कहता हूँ शौक और तैयारी साथ नहीं चल सकती। आप एक बार तैयारी करके नौकरी लग जाओ, फिर आपके जीवन के जो शौक हैं, आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको घूमना फिरना है, सब करो, भले आपको टाइम मिल जाए। बिल्कुल। उसके बाद में कोविड आया, है ना। कोविड के अंदर आपने वापस जो है वो RS की कोविड सेकंड वेव के टाइम, कोविड सेकंड वेव आई थी उस टाइम, उस समय आपने जो तैयारी सोची, की। फिर आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर आपका 2023 का अटेम्प्ट आया। जी तो उस समय अब आपने जीवन भर पूरी तैयारी ऑनलाइन ही की, बिल्कुल, है ना। क्योंकि मैं भी आपसे पिछली बार भी जब मिला था तो टेस्ट के अंदर भी सर जो है वो हमेशा ऑलमोस्ट टॉप 5 में ही चलते थे। टेस्ट सीरीज के अंदर शायद फाइनल पेपर में आपकी रैंक 1 ही आती थी हमारे यहाँ उस टाइम में 2023-24 के अंदर जो वो रैंक आती थी। उसके साथ साथ 24 में आपका सिलेक्शन हो गया था, फिर भी आपने चाहे टेस्ट तो 5-7 लिखे, लेकिन फिर भी आप टेस्ट दे रहे थे। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप वापस जो टेस्ट दे रहे थे। तो ऑनलाइन पर आपका विश्वास और उसके साथ साथ ऑनलाइन का क्या फायदा है, जो गांव का बच्चा ये जान सके, आप बूस्टर से जुड़े, इसके पीछे क्या कारण रहा और क्यों बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए? 2021 में मेरी लगभग 1300 रैंक थी और फिर 2023 वाली वैकेंसी आई तो मुझे एड ऑन करने का कि एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट जोड़े ताकि अपनी रैंक इम्प्रूव हो सके। तो मैंने उस टाइम में अर्जुन बैच स्टार्ट हुआ था तो वो ज्वाइन किया था। तो उसमें जैसे एथिक्स हो गई, पवेड हो गई, वो शुक्ला जी सर पढ़ाते थे, वहाँ से मैंने एड ऑन किया। जैसे आपकी इकोनॉमिक सर्वे की क्लासें हो गई, करंट की क्लासें होगी, जो भी मेरे नोट्स मैंने तैयार किए थे 2021 में, उसमें 2023 में पूरा अपडेट उनको नए सिरे से बनाना, क्योंकि 2023 में 6 महीने मिल गए थे। तो 23 सीरीज भी फिर ज्वाइन की थी। और ये है कि अगर मेरा ये था कि मुझे जॉब भी करनी थी और तैयारी भी करनी थी, और मेरा ये कि 2021 में मैंने देख लिया था कि लगभग कोचिंग समान सा कंटेंट है, 5-10% कोई ऊपर नीचे हो सकता है। तो 2023 में लगभग आपकी 6-7 हज़ार रुपये थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सस्ते में काम चला ले और अपना काम भी चल जाएगा और ये हो जाएगा। तो मैंने उस कारण पैसे कम थे, उस कारण ये ज्वाइन किया।
और ये है कि जैसे फिर मैं बीच बीच में क्या है, एक एक महीने जयपुर आया था, एक एक तो में मैंने ये देखा कि मेरा जो गांव में मानसिक स्तर और यहाँ जयपुर में आने के बाद में जो मानसिक स्तर है, यहाँ अलग प्रकार की टेंशन रहती थी। जैसे कि चाय पानी हो गए, घर पे तो क्या है कि मम्मी पापा जो भी है वो चाय पानी दे दिया, कलेवा सुबह कलेवा खिला देते, दोपहर को कभी खाना खाओ, शाम को कभी लेट, अगर पढ़ते पढ़ते घंटा पर लेट भी हो गई तो भी खाना खाने की वो आराम से, कोई समस्या नहीं थी। और अच्छा शुद्ध, जैसे सुबह मैं कलेवा खाता था, दोपहर को हो गए तो उसमें सब्जी रोटी हो गई, छाछ वगैरह हो गई, वो घर की बनी हुई। शाम को जैसे मेरी आदत है कि मतलब बाजरे की रोटी और दाल और राबड़ी हो जाए ना, तो वही चलता था। आप तो पूरा मेन्यू बता दो बच्चों को, ये भी ठीक है। मेरा मतलब बाजरे की रोटी और दही और राबड़ी, इसी ये पे focus 2 है। टाइम तो ये चलते थे मेरे। पर इसके बाद जो नींद आती थी उससे कैसे बचते थे आप, वो भी बताओ। नींद अगर का सुबह वाले टाइम अगर आपने जो हैवी डोज, तो नींद का तो ये है कि जैसे एग्जाम आगे 2-3 महीने तो वो फिर नींद तो आती नहीं है। पूरी जाती थी। नींद से आने की नींद नींद तार पे नींद से वो उड़ाती थी। समस्या हो जाती है, नींद आ नहीं रही है, आ नहीं रही। समस्या वो रहती थी कि नींद आ नहीं रही है। तो जयपुर का कोई पीजी का ऐसा अनुभव जिस समय कभी आप रोटी खाने गए और खाना ही खत्म हो गया? बिल्कुल, जैसे मैं जयपुर में ठीक ठाक पीजी थी उसमें रहा था। हाँ। फिर भी कई बार ये हो जाता है कि जैसे पीजी है उसमें तो टाइमिंग फिक्स रहता है खाने का, सुबह 8 बजे ही नाश्ता मिलेगा, दोपहर को 12 से 1 बजे ही खाना मिलेगा। तो हम जैसे 2 दोस्त रहते थे, तो उसमें कई बार जैसे पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता, कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग आ गया तो अपन पढ़ते जाते हैं। तो हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि जैसे 12 से 1 खाने लंच का टाइम है, तो हमें पढ़ते पढ़ते 1:30 बज गए। फिर जाके मेस में गए तो वहाँ देखा तो जो भी कई बार अगर अच्छी सब्जी बन गई तो पूरा सफाया हो गया उसको तो भी फिर हमने कई बार ऐसा भी किया है कि जो काना रोटी है ना, वो खा के भी हमने काम चलाया है। तो फिर ये होता है कि कई बार अपन जैसे बाहर रहते हैं, कोई सी भी पीजी हो चाहिए, कोई तो पीजी फिर वो उस टाइम पढ़ने वाले को अगर प्रॉपर खाना वगैरह नहीं मिलता है, तो फिर मानसिक एक स्थिति है वो थोड़ी सी ऐसा हो जाता घर है का एक अलग ही सुकून होता है। पहली बात तो गांव या जो छोटे कस्बों में हम रहते हैं तो वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है, बिल्कुल है ना, और उसके साथ साथ पॉल्यूशन नहीं है, वो भी एक बात है। फिर घर से हर चीज़ का सही होगा, मतलब आप सुबह उठे नहीं उससे पहले आपकी चाय बन गई, हाँ बिल्कुल आपके लिए तैयार है। आपका जब खाने की इच्छा हुई, आपकी जब चाय की इच्छा हुई, आपके लिए हर चीज़ उस समय सुविधा उपलब्ध। और एक और ये हो रहा है, अगर अपन माँ बाप के पास में रह के पढ़ते हैं तो उनको भी टेंशन नहीं रहती कि ठीक है ये पास में तो बेटा है, देख लेते हैं। सबूत नहीं देना पड़ता ना। हाँ बिल्कुल, वो भी जयपुर रहने वाले या जोधपुर या बड़े शहरों में दिल्ली रहने वाले बच्चों को रिजल्ट के द्वारा ही प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, और रिजल्ट प्रूव कर सकता है। लेकिन जो बच्चा गांव में घर वालों के सामने 8 घंटे अगर पढ़ रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है, घर पे पढ़ रहा है अगर, तो अब उसके ऊपर ये मेंटल प्रेशर नहीं है कि मैं इनको क्या बताऊंगा भी सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, वो एक बात की बात है, पर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो और वो काम दिख भी रहा है, ये भी एक अच्छी चीज है। वो एक ये हो रहा है कि अगर जैसे गांव में अपन पढ़ाई करते हैं तो फिर कई बार या 10-15 दिन से कोई स्वामणी, कोई गांव में परिवार में ब्याह शादी आ जाती है, वो मैंने एक भी मिस नहीं की। एक जीवन कौन छोड़े होते हैं? बिल्कुल, जीवन और शाम को जो डांस प्रोग्राम होता था वो भी कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं पढ़ता था, शाम को 2 घंटे जाना होता था और मेरा माइंड फ्रेश हो गया। कोई भी जैसे प्रोग्राम में गए 1-2 घंटे जाके आ गए, वो पढ़ाई 8-10 घंटे अपन ने कंटिन्यू रख लिया, तो वो भी तनाव बिल्कुल नहीं था कि अपन ने समाज में कोई प्रोग्राम है वो मिस नहीं कर रहे। अपन बाहर रहते हैं तो क्या होता है कि यार फलाने की वो शादी थी, अपन गए नहीं, 2 दिन लग जाएंगे, कोई दोस्त की शादी थी, ये वो और हो जाता है कि आरिश बने या नहीं बने, ये प्रोग्राम मिस और अगले ओर में और भी दे देते हैं कि इसी कौन सी तैयारी करे तारों वहमी को नहीं है। मेरे तो ये था कि अगर आरिश में सिलेक्शन नहीं होगा तो अपन खो क्या रहे, घर बैठे बैठे पढ़ रहे आराम से, कोई भी जो कुछ भी चीज मिस नहीं कर रहे। तो ये एक इससे व्यक्ति मतलब थोड़ा जिंदा दिल रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो किसी भी प्रकार के जो दिमाग में गलत थॉट नहीं आते, नेगेटिविटी जो है वो कभी आती नहीं है। उसके साथ साथ आपने जब तैयारी जब की उस समय आप प्री और मेंस बहुत बढ़िया तरीके से घर बैठ के पढ़ सकते हो, आपने बहुत बढ़िया तरीके से ऑनलाइन जो पढ़ाई की। मुख्य परीक्षा में टेस्ट देने होते हैं, वो भी जनरली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूटेबल होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी दिए हैं और आज भी जो है वो रिजल्ट है, जैसे तुलसी जी हैं, बहुत सारे इन्होंने पूरे टेस्ट सरमन तो जो ऑनलाइन ही दिए। ठीक है, आपका ये था कि आप टेस्ट सेंटर में आते थे। एक चीज मेरा बीच में प्रश्न ये भी रह गया, बूस्टर अफोर्डेबल था, उसके साथ साथ बहुत मतलब हमने एक चीज मैं बच्चों को फिर भी बता देता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट में प्रयोग नहीं होता, टीचर आपको वो मिलेंगे जो लगभग 10 से 12 साल का अनुभव रखेगा। नया आदमी कोई नहीं मिला, सबसे यंग मैं ही दिखूंगा आपको। बिल्कुल, मेरे शुक्ला जी जिनका अनुभव बहुत, शुक्ला सर ने पब्लिक एड एथिक्स पढ़ाया, लांबा जी हैं, उनके साथ साथ भांबू जी ने अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई, ऋतुराज जी हैं, तो इन सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की। तो यहाँ पर फैकल्टी पूल बहुत अच्छा था बिल्कुल, और वैल्यू एडिशन। और मेरे को याद है 2023 का जब पेपर पोस्टपोन हो गया था ना, तो 2 बार रिवीजन भी करवाया था
कुछ टीचर्स ने 2-2 बार रिवीजन के अंदर, क्योंकि आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल चुके थे। रिवीजन हो गया और वो टेस्ट रही थी, उसमें शायद 70 टेस्ट थे, 70 टेस्ट। उस समय ये लगता था कि 70 टेस्ट कौन ही देगा। हाँ बिल्कुल, वो दिए थे उस टाइम। हाँ, एक उनका कल ही मतलब एक टॉपर थे, उन्होंने भी ये कहा कि सर इतने टेस्ट मिल रहे थे ना, इसलिए जो है वो ज्वाइन किए कि यार इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय 20-22 टेस्ट ही लोग दिलवाते थे। हाँ, और उस टाइम ये था कि जो 6 महीने एग्जाम आगे पोस्टपोन हुआ था, तो रिवीजन तो लगभग सबका हो रखा था कि अब क्या करना है, कम से कम ज्यादा टेस्ट है, उस बहाने पढ़ाई तो हो जाती थी। लेकिन एक बार ऐसा माहौल हो गया कि 6 महीने बाद में कौन 6 महीने तक कंटिन्यूटी कौन देगा कौन। एक दिन में 2 टेस्ट थे। हाँ बिल्कुल, है ना, और आप डीडवाना से चलकर जयपुर आते थे। हाँ, वो क्या, सैटरडे क्या वो क्या मामला था, कैसे हर सैटरडे से, क्योंकि उस वैकेंसी में तो आपने टेस्ट मिस ही नहीं किए थे। बिल्कुल। सर मेरा ये था कि जैसे शुरू में तो मैंने ऑनलाइन ही दिए थे, ऑनलाइन ही दिए थे। जब तक मेरा रिवीजन वगैरह अच्छे से हो गए, तो फिर ये है कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन के साथ में कम से कम 10 टेस्ट तो आप ऑफलाइन देना जरूरी है। सैटरडे संडे को तो मेरा ये था कि लास्ट के जो 10-12 टेस्ट है वो तो 2 दिन में 4 होते थे। हाँ बिल्कुल, वो मैंने जो लास्ट वाले है ना, जो 4-4 हुए हैं ना, वो रूम में आके ही दिए थे। हाँ, वहाँ पे क्लासरूम में बैठ के ही आपने दिए थे। और टेस्ट में भी सर की रैंक ऑलमोस्ट टॉप 5 में चलती थी। ऑलमोस्ट सभी के सिलेक्शन हुए, जिसमें निकिता जी भी है, आप हो, सुरेश जी हैं, उनकी एक सेम ही रैंक रहा करती थी। तो ये एक है। और टेस्ट एक हमने ये भी अच्छा किया था उस समय स्टूडेंट के लिए कि आपको जितने टेस्ट देने वो घर से दे लो, अगर आप लास्ट में आके जयपुर देना चाहो तो जयपुर भी टेस्ट दे लो, वो भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर मैं स्पेशली कुछ चीज़ें अगर आपसे पूछना चाहूँ तैयारी के दौरान, कभी ऐसे लगा, डाउट आया कि यार इससे अच्छा ठीक है क्रिकेट वाला काम बढ़िया चल रहा था, मौज कर रहे थे, गलत तो नहीं फंस गए इसके अंदर, सेल्फ डाउट कभी कभी जो है वो बच्चों के अंदर आता है? यही था, जब 2021 में मैंने तैयारी की सोची थी, हाँ, तो मैंने यही प्रण लिया था कि हार नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए, कितना ही मुझे चाहिए 5-7 एग्जाम देने पड़े, हार नहीं माननी। क्योंकि बीच में अगर जो हार मान गया तो उसकी कोई ना तो समाज में होती है, वो संघर्ष कोई कहीं याद नहीं रखा जाता। या तो तैयारी करो ही मत। तो मैंने 2017 से लेकर 2021 में कभी अखबार भी नहीं पढ़ा, क्योंकि सोची नहीं थी तैयारी करनी नहीं है। जिस दिन मैंने 2021 से स्टार्ट किया था तैयारी करनी है, तो मेरा 100% रहता था। और ये एक की था कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो अगले में हो जाएगा। मतलब इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर थे? बिल्कुल, कि मुझे फाइनल जाना ही जाना है, आगे बनना एसबीएम ही है। जैसे 2023 में मेरी 389 रैंक आई थी, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। हालांकि गांव में तो ये होता है कि रैंक आ गई तो सब आरएस ही बन गए। उनको 10% लोग ही होते हैं जिनके समझ में आती है कि एसटीएम क्या होता है, आरपीएस क्या हो गया, आरटीएस क्या हो गया। वैसे मैंने और हुक्मी ने, हम लोगों ने जागरूकता खूब फैलाई 2018 में। जब हमारा सिलेक्शन 16 में 534 रैंक थी, तो हमने लोगों को बताया कि भाई देखो 534 में भी बेरोजगार रह सकते हो। तो मेरा 2023 वाले में कोई सेलिब्रेशन कोई नहीं था। गांव वाले भी अगर माहौल कोई, जैसे देखो अपने तो रिजल्ट आता है उस टाइम डीजे और मैंने ये मना किया था, मैंने नहीं 309 से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं अगर आप सेलिब्रेशन कर रहे हो तो मैं बाहर चला जाऊंगा। जब संतुष्ट होगा तभी अपना सेलिब्रेशन होगा। मेरे को याद भी है 389 रैंक के बाद मैंने जब कॉल भी किया था आपने मगर जयपुर पधारना, आप तो सर मतलब इतने ज्यादा उस रिजल्ट से खुश नहीं थे। ये एक है। और फिर बाद में जो रिजल्ट की इच्छा होती है वो चीज मिल जाती है ना जीवन में, इससे बड़ा सुकून भी नहीं है। भगवान ये पल भी है ना चंद लोगों को ही देता है। मेहनत मानता हूँ मैं, सभी लोग करते हैं मेहनत में, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सके, कोई कम ज्यादा कर सके, लेकिन मन वांछित चीज के मिल जाने का सुकून अलग ही होता है। बिल्कुल है ना। तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो गणेश जी को उसी टाइम वो सहयोग से गणेश जी को वही विराजमान थे, और वही मैंने 10 मिनट वही मंदिर में देखे, उनके चरणों में रखे ही मैंने अपना जो भगवान सुन लेते हैं वो वहीं पे होता। अब आगे चलते हुए मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, जो स्टूडेंट का भी कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि बार बार बच्चा ये पूछता है कि रिवीजन कैसे किया जाए सफलता के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है इसका और बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर है। कुछ भी सब्जेक्ट को अगर आप बहुत टाइम तक रिवीजन नहीं करते तो वो गौण भी हो जाते हैं। तो इसके लिए आपका क्या राय है? देखो सर, सर्वप्रथम तो ये है कि सिलेबस के जितने भी टॉपिक है वो एक बार वहां तक पहुंच होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। वो पहुंच हो गई, फिर आपको जैसे ये व्यक्तिगत निर्णय होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो ये है कि स्ट्रॉन्ग है उसको ऐसे मान लो एक बार अपन रिविजन कर लिया। जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा इंग्लिश वीक था, उसका मैंने बहुत बार रिविजन किया। जो वीक सब्जेक्ट है उसको अपन ज्यादा रिवीजन में प्राथमिकता दे सकते हैं, मल्टीपल रिवीजन उनकी ज्यादा करो। और कई बार ये होता है कि कई लोग जैसे हो गए 2-4 टॉपिक ही हो गए शुरू वाले, उनका रिवीजन करते रहते हैं। तो एक बार अगर आगे से रिवीजन किया है तो दूसरी बार रिवीजन स्टार्ट करना है पीछे से, ये तो ताकि कोई पीछे वाला जो पॉइंट है लास्ट में, और आरपीसी का वर्तमान में देखा है जो पीछे वाले जहाँ से पीछे वाले टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो वहां से भी वो पीछे से भी स्टार्ट करना जरूरी होता है। ये तो एक बेसिक समस्या है। जैसे पॉलिटी अगर है तो बच्चे के फंडामेंटल राइट बहुत मजबूत है, लेकिन अगर उसे संसद के बाद जुडिशरी में ले जाया जाए तो उसका वो पोर्शन कमजोर है। अगर किसी स्टूडेंट की हिस्ट्री है तो मेवाड़ का इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन प्रजामंडल आंदोलन कमजोर है। बिल्कुल। और इसके लिए रिवीजन के लिए मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि नोट्स को 3 भागों में डिवाइड कर लो। रिवीजन जब भी आप करो तो उसको ए बी सी, एक बार ए से स्टार्ट कर दिया, एक बार बी से, एक बार सी से। तो ये आपने भी कुछ ऐसे फॉलो किया? किस तरीके से? मेरे तो ये था कि एक बार आगे से हो गया तो फिर पीछे से, एक बार रिवीजन पीछे से। और फिर ये भी है कि अपन ने जैसे कि रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में रिवीजन वाले टाइम क्वेश्चन बनाने बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे आरएस मेंस की ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको डायरेक्ट यही लिखूंगा। जैसे सर अभी आरएस मेंस में 2024 वाला में एक म्यूटेशन का क्वेश्चन आया था, तो मैंने म्यूटेशन वाला क्वेश्चन मैंने जो मेरे नोट्स है उसमें लिखा हुआ 50 शब्द, वो 50 शब्द में आया था। और उसमें क्या क्या म्यूटेशन की प्रोसेस होती है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, और वर्तमान में जो ऑनलाइन ऑटो म्यूटेशन है वो मैं डायरेक्ट 5 नंबर का मुझे 5 नंबर में तैयार किया हुआ था, और 5 नंबर का 5 नंबर वो सेम पेस्ट करके आया था। तो ये ऐसे जिस टाइम अपन रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि निष्क्रिय होकर अपन रिवीजन जो पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी टॉपिक है उसमें अपने को सोचना पड़ता है कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, अलग क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन अपने को दिखेगा तो अपन को डायरेक्ट ये लिखना है, ये चीजें पहले ही तैयार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ पे पर जो अपना जो मानसिक जो वहाँ अलग सोचने की क्षमता है वो रूम में ज्यादा होती है। जो एग्जाम हॉल है वहाँ पे अगर पहले से कुछ सोचा हुआ है और वो क्वेश्चन आ जाए तो बहुत एडवांटेज होता है। बिल्कुल, मेरे ऐसे 2-4 क्वेश्चन मतलब बहुत डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए थे। ये होता ही है। और स्पेशली जो स्टूडेंट, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि सिलेक्शन के लिए जो वो 20 बार पढ़ना पड़ता है ना। संस्था का काम होता है एक बार पढ़ाना और एक बार रिवीजन करवाना, फिर भी 18 बार आपको खुद को पढ़ना है। और 15-20 बार हर सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि 15-20 बार नहीं पढ़े, वो तो पढ़ने पड़ते हैं। तो जो स्टार्टिंग के रिवीजन ठीक है नॉर्मल प्लान से हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम के जो रिवीजन होते हैं ना उनमें प्लानिंग होनी चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरे को क्या लिखना हो सकता है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है, ये एक बच्चे को करना चाहिए। वो टॉपिक वाइज जैसे जो भी टॉपिक चल रहा है उसमें साइड में क्वेश्चन लिखा जा सकता है कि ये क्वेश्चन है, ये आएगा तो मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा। और एक मेरा क्वेश्चन और है कि मतलब अंग्रेजी तो सबकी खराब है, और आपका कहना है कि आपकी मेरे से भी खराब है, तो फिर बाद में जो है वो एसडीएम तक का सफर, वैसे हम तो यही कहेंगे कि पढ़ो और अच्छा करो उससे, लेकिन क्या चुनौतियां रही इंग्लिश के इस पूरे सफर में? मेरे इंग्लिश में मैंने एसएससी की तैयारी कर रखी है, तो ग्रामर तो थोड़ी बात ठीक ठाक में काम चला लेता हूँ। 2021 में मेरे ग्रामर में 20 में से 13 नंबर आए थे। ठीक है। फिर कंपोजिशन पार्ट की बारी आई तो मेरे 60 में से मात्र 6 नंबर आ रखे, वो भी लेटर वाली जो फॉर्मेटिंग है उसमें 3.5 नंबर आ रखे। 50 नंबर का मीटर मात्र 3 नंबर उसमें आ रखे। तो फिर मैंने क्या 2023 वाला एग्जाम है तो मैंने इंग्लिश बहुत प्रयास किए थे, तो उस टाइम लगभग मेरे इंग्लिश में 25 नंबर आ गए। 25। लेकिन फिर मैंने 2024 वाले में और भी बहुत प्रयास किया था, लेकिन आरपीसी का जो इंग्लिश का लेवल था मेरे से दुगना आरपीसी ने बढ़ा दिया, तो मेरे तो इंग्लिश वाला जो मैटर था वो अभी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। इस बार कितने नंबर है फोर्थ पेपर? मात्र 57 नंबर आ रखे हैं मेरे, बहुत कम नंबर है। मतलब फोर्थ पेपर में इन नंबरों के साथ इस रैंक पे पहुंचना मतलब अपने आप में एक चमत्कार है कि आपने और पेपर्स में बहुत अच्छी लीड ली है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर। और इंग्लिश के लिए मैं बार बार स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी का जो है हम में एक फोबिया रहता है उसका, ये नहीं होगा। मैंने भी खूब मेहनत की, एक स्तर तक उसे सुधारा जा सकता है, और एवरेज से अच्छा हर स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा। प्रयास तो करने पड़ेगा। तो ये है भाई, इंग्लिश तो पढ़ो। तो ये आपके मन में अब भी है कि अंग्रेजी और अच्छी हो सकती है? मेरा ये है कि इंग्लिश फोर्थ पेपर इतना अच्छा नहीं, लेकिन सेकंड पेपर है वो बहुत अच्छा गया था। वो बहुत अच्छा गया, सेकंड पेपर में कवर हो गया। हाँ, क्योंकि वो स्कोरिंग बहुत होता है, क्योंकि ज्योग्राफी और साइंस दोनों जब एक साथ हो जाते हैं, और एथिक्स तो फिर बहुत अच्छा। शुक्ला जी वाले जो टिप्स है वो बिल्कुल एकदम पूरे काम है, बिल्कुल काम है। सर ने लोक प्रशासन उनके कथन वगैरह जो स्टेटमेंट है वो ऐसे के ऐसे चिपकाए थे, और वो बिल्कुल मुझे लग रहा है वो सहयोग किए थे। और अंकित शुक्ला सर ने लोक प्रशासन और नीति शास्त्र दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, क्योंकि उनका लगभग 15 साल का अनुभव है। और वो अनुभव मतलब आज का जो दौर है उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना, कि जो लिखा हुआ है वही क्वेश्चन पूछ लिया, जो नोट्स में है वही क्वेश्चन आ गया, वो नहीं है। जो टीचर ने पढ़ाया उसके साथ साथ जो उसने समझाया वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और वहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है, और वो एक अनुभव बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा अगला मेरा प्रश्न ये है कि
तैयारी के दौरान जब आप कह रहे हो कि 2020-21 में शादी भी हो गई थी हाँ। और 21 के बाद आपने बहुत बढ़िया तैयारी भी की, तो इसमें सहयोग जो है वो धर्मपत्नी जी का कितना रहा, भाभी जी का, ये भी बताओ। अगर आरएस की एक लंबी जर्नी होती है, हाँ, सबका ही उसमें होता है। सबसे ज्यादा सहयोग परिवार का, जो परिवार अपने को मानसिक स्थिति देता है। तो मेरी तैयारी घर पे रह की हुई थी, तो घर पे जैसे माता पिता हो गए हाँ और वाइफ जैसे मेरे टीचर है, हाँ तो मेरे ये हुआ था कि टीचर है तो आर्थिक रूप से सपोर्ट था कि ठीक है, ठीक है, दोनों जॉब में हो तो हाँ, एक दोनों चीज जॉब ये में तो अच्छी बात वो है। ठीक था। और फिर घर वाले हो गए। घर मेन तो ये घर में जो भी माहौल था वो इतना पॉजिटिव था कि मैं जैसे मुझे कभी जो रिजल्ट आता था ना उसमें वो टेंशन रहती नहीं थी टेंशन कि अपन रहती खो क्या रहे हैं। होने को कुछ गांव में बैठा था मैं, बस आराम से जो पढ़ा नहीं। और जो भी रिजल्ट आई वो। चलो आप धन्यवाद देना चाहते हो? बिल्कुल, परिवार वालों को धन्यवाद तो ही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एकदम कोर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, जी तो आप ग्रामीण जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने अभी 12th की है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो सर, अभी एक मैंने देखा है ग्रामीण माहौल कि जैसे 12th हो गई तो बड़े बड़े शहरों में चले जाओ और वहाँ जाओगे तो आप अधिकारी बन के आओगे। मैं देखो अभी जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसके विपरीत हूँ। मेरा ये मानना है कि जैसे आपने 12th कर ली या ग्रेजुएशन कर ली तो गांव में आजकल ये होता है कि एक रूम सबको स्वतंत्र रूप से मिल जाता है। मिल जाता है और अगर कोई पढ़ाई के प्रति इतना डेडिकेट है तो घर वाले कैसे भी व्यवस्था करके वो रूम उसको तैयार करवा देते आराम से रूम तैयार करवा सही बात है। तो वहाँ अगर अपन बैठे, और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने, वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लो आराम से। ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे अपन पहले गए 1-2 घंटा आने जाने का हो गया, और वहाँ पे भी कई बार ये होता है कि क्लास में इतना आउटपुट नहीं आता है। 1 घंटे की क्लास हो गई लेकिन रिजल्ट 10-15 मिनट का ही आता है। 10-15 मिनट तो ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे अपने को लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये चल रहा है, कहानियां वगैरह बता रहे हैं, तो अपने स्पीड की तो आगे चल रहा है आराम से। तो मैंने जो भी किया आपका अनुभव, जैसे ऑनलाइन बूस्टर पे पढ़ते हुए आपका अनुभव क्या था? आप भी इसी तरीके से कवर करते थे? बिल्कुल, मैं भी अगर कई बार जैसा होता है कि बातचीत हो गया तो मैं 2 की स्पीड से आगे पढ़ाया, क्योंकि मजा उसी में है जो अगर अपने सिलेबस में है और टू द पॉइंट आ रहा है, उसी में मजा है, उसी में मजा है और वही काम की चीज़ है। वही काम की चीज़ है। तो मैंने घर से ही वो तैयारी की थी, और वहाँ पे जैसे अगर मान लो आपने कोई क्लास ली है 1 घंटे के लिए, तो मेरा ये था कि उसको 3 की स्पीड में करके तुरंत सुनना है अपने को शांत दिमाग से, उसको मैं 15-20 मिनट में कवर कर लेता। ये तो है ही। तो मतलब मैं तो हमेशा, मेरे पास तो जितने भी टॉपर आए वगैरह सर हम तो 2x करके, वैसे तो मैं खूब फास्ट पढ़ाता हूँ लेकिन फिर भी 2x करके उसे जो सुना जा सकता है। और एक हमेशा तैयारी के दौरान जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मेरा ये भी मैसेज है कि आप इस चीज़ को मैनेज करो कि आपको कितने घंटे क्लास लेनी है और कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। आपका जो पीक और प्रीमियम टाइम है वो सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए, जिसमें आपको एफर्ट लगाने हैं। जहां आप थोड़ा थक जाओ, आप एक ऐसा टाइम 4-5 घंटे का रखो जहां आप क्लास ले, जहां आपके खुद के ज़्यादा एफर्ट नहीं लगे, क्योंकि नोट्स आपके पास हैं, आप साथ में बना भी रहे हो, क्लास आप ले रहे हो। बस गंभीरता होनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं हो कि वेब सीरीज की तरह सुन रहे हो। मतलब एक चक्कर ये भी है ना, तो ऑनलाइन का ड्रॉबैक ये भी है, लोग जो क्लास को वेब सीरीज की तरह बैठे हैं, आराम से बढ़िया सो रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। टेबल कुर्सी प्रॉपर होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए। मेरा ये था, मैंने जो भी 3-4 साल है कभी भी बेड पे बैठ के लेट के कभी भी नहीं पढ़ा मैं। अगर पढ़ना है तो टेबल कुर्सी में, कभी अगर सो रहा हूँ तो मुझे नींद आ रहा है, डायरेक्ट जाके बेड पे सोना ही है। कभी मैंने बेड की तरफ किताब लेके ही नहीं गया, मेरी किताबें टेबल कुर्सी पे ही रहती। ये एक मतलब इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हो, है ना, और उसमें ही आपकी पूरी पूरी एनर्जी जा रही है। और स्पेशली ऑनलाइन में आपको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि गतिरोध बहुत है। आप चाहो तो बीच में आपके पास फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेज है। उसके साथ साथ बच्चे को ये समझना होगा कि इसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। अगर वो गंभीर है तभी किया जा सकता है। तो मेरा यही कहना है कि ऑनलाइन में बच्चों से दिक्कत ये है कि पूरा पढ़ लेंगे लेकिन पेन नहीं चलाएंगे, टेबल कुर्सी पे प्रॉपर तरीके से नहीं बैठे हैं, तो फिर उस चीज का मतलब मजा नहीं रहता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अपने यहाँ पे आज के टाइम में लाइब्रेरी का जो ट्रेंड है वो गाँवों में भी स्टार्ट हो गया। बिल्कुल हो गया। मन लगा थारे भी पास में गाँव में 1-2 में खुल गया। 2 किलोमीटर में आसपास ही, लेकिन मेरे हमेशा मेरा जो रूम था वही लाइब्रेरी थी। घर से बाहर में कभी नहीं है। बिल्कुल 1-2 बार जो भी, और ये अपने मेंस वाले उसमें टेस्ट ओपन लिखने बहुत जरूरी होता है। हाँ, उस टाइम में 2 बार 1 महीने के लिए जयपुर आया था और मेरी तैयारी पूरी जो घर से की। तो ये, और अब ये चीज़ मैं और बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, लाइब्रेरी बहुत अच्छी चीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि लोग सज धज के जो लाइब्रेरी जाते हैं ना, वो तैयारी नहीं है भाई। हमने तो हमारे टाइम में भी देखा हुआ, मैंने हमेशा मेरे रूम पर ही तैयारी करी, अकेले पढ़ना, आराम से अपनी मेहनत की। पर लाइब्रेरी जब मैं जयपुर स्टार्टिंग में आया तब मैंने देखा
लोग लाइब्रेरी में भी तैयार होके जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई के लिए कौन तैयार होके जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये जैसे जयपुर आपने कई बार देखा होगा। देखता था, मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन भी की थी। हाँ तो मेरा तो ये था कि मैं जैसे सुबह मेरा रूटीन लाइब्रेरी रहा था, हाँ सुबह 7 बजे आए, चाय पी और बैठा। मैं बैठे कभी ना के नहीं आया था लाइब्रेरी, शुरू शुरू में आता था। हाँ शुरू और हमेशा नेकर में आया, नेकर और टी शर्ट में। टी शर्ट कभी में क्या है, लोअर टी शर्ट निकट लोअर टी शर्ट ये उसी में आता ताकि कंफर्टेबल बैठने के लिए कंफर्टेबल अपना एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि आरएस का जो ये आपका सिलेबस है ना, ये व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है बिल्कुल ना। इसमें हम जब इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पब्लिक एड, एथिक्स, सोशियोलॉजी, तो इसके सिलेबस से आपने क्या सीख ली। बिल्कुल। देखो ये अगर आरएस का सिलेबस, आरएस बनाने के बजाय जो रियल लाइफ में जो व्यवहार सुधारने में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। जैसी नैतिकता हो गई। हम्म मेरे साथ भी एक घटना हो रखी है, उसकी चर्चा करना चाहूँगा मैं। तो अपने जो पहले गुजरी तड़ी आगे जो पाठशाला हाँ। वो टेस्ट सेंटर था अपने वाला, उस टाइम ये जो 9 दिन वाला जो धूप वाला 9 तबका चला था, तो अपने टेस्ट शायद 7 बजे से थे। 7 बजे तो मैं गुजर की थड़ी रहता था, तो उस टाइम में 7 बजे से मैं, एक तो वो जो भी सिलेबस है उसका दबाव, हम्म वो सुबह 7 बजे टेस्ट था, मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। हम्म तो वहाँ क्या हुआ था कि जैसे एक कोई हम्म सम्मानजन कोई व्यक्ति थे, हम्म मैं जैसे स्पीड से जा रहा था, वो जो इलेक्ट्रिक वाले टेम्पू थे हम्म उसमें मैं, वो आगे रुका था, वो मैं जल्दी से भाग के पकड़ने की कोशिश में था। हम्म तो मेरे क्या ऐसे कि एक जो बुजुर्ग आदमी थे वो, उन्होंने हाथ निकाला और मेरे टच हो गया। अच्छा तो उन्होंने उस टाइम मुझे जैसे भाग के उन्होंने उससे टेम्पो को पकड़ा कि इसको रोक, इसकी पिटाई करूंगा मैं। ओके तो मेरे एक तो ये था कि अपना टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उन्होंने मेरे जैसे थप्पड़ लगा दी। मैंने, मेरे ये नहीं था कि थप्पड़ लगे, मेरे ये था कि अपन जाके अपन आराम से जाके टेस्ट देते हैं। और बुजुर्ग व्यक्ति थे वो, फिर बुजुर्ग तो नहीं थे, ऐसे शायद 40-45 के, फिर मतलब ठीक ठाक, वो सुबह व्यायाम वगैरह जो भी कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा जो भी टेम्पो में बैठे हैं सबसे सॉरी मांग। तो मैंने सोचा कि अपना तो काम नहीं करना है, तुरंत सॉरी मांगो ताकि टेस्ट आराम से तो मैंने सबसे सॉरी मांगा। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अपन आरएस बने या नहीं बने, लेकिन उस टाइम मुझे अपने आप पे गर्व महसूस हुआ था कि अपन नैतिक जरूर बन गए। नैतिक जरूर मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया था। और उस घटना के बाद में मुझे खुद पे ऐसा भी लगा था कि ठीक है, अपना व्यवहार सुधार हुआ, व्यवहार सुधार, चाहे आप लड़ सकते थे। हाँ, लड़ सकते थे मैं आराम से। हाँ, मैंने सबसे सॉरी मांग के, मतलब सिचुएशन हैंडल करके तुरंत निकल गया था। तो मुझे 5 दिन तक मैं अपने आप पे गर्व महसूस हुआ था कि चलो अपना आरए सिलेक्शन होना अलग बात है, लेकिन अपना व्यवहार थोड़ा बहुत अपन नैतिक हो गए। हो सकता है कि अगले गलत हो, वो बात अवॉइड भी हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल इतना कोई बड़ा इंसिडेंट भी नहीं था, एक नॉर्मल आपका भाग के टेम्पू पकड़ना, उस समय छोटे टक्कर लग जाना, तो कोई इंटेंशनली नहीं था, वो इंटेंशनल नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बाद आपने उसको हैंडल किया और उसके बाद में ये व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आता है। आपका समाज में बड़े बुजुर्ग हो गए, छोटे हो गए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना है, क्योंकि सिलेबस में नैतिकता हो गई, व्यवहार हो गए, ये अपने लोग तो ईगो पे लग जाते हैं 2 मिनट में, सांस्कृतिक बुद्धि हो गई। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि आप आरएस बनो या नहीं बनो, लेकिन समाज में एक आदर्श नागरिक जरूर बन जाओ, नागरिक जरूर बन जाओगे। और ये भी है, और लोग तो आजकल हर चीज की गांठ बांध के बैठ जाते हैं। लोगों में इतना ईगो हो गया है हद से ज्यादा, है ना, भाई भाई के अंदर बैर हो चुका है, उसके अंदर हम चीजों को नहीं रही है, सहन शक्ति नहीं रही। कोई भी अगर अगले की कैसी परिस्थिति हो, कई बार कोई घटना ऐसी हो जाती है, लोग इतना तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं कि अगर वो 2 मिनट भी रुक जाए ना तो आधी समस्या का समाधान हो जाता है। तो सहनशीलता बहुत जरूरी है, और विनम्रता तो मेरे हिसाब से जीवन में सबसे बढ़िया चीज है जो आपको सुकून देती है। लड़के, मुझे नहीं लगता कि आप उस समय लड़के आ जाते तो आपको पूरा दिन सही रहता, खराब ही होता, पूरा दिन में रहता, पूरा दिन खराब रहता। तो हो सकता है उनकी मनस्थिति अलग रही हो, ये बहुत है। और ये मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी कोई घटनाएं भी हों तो उसमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप सामने वाले पक्ष हो तो भी आपको विनम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि रोड पे कोई ऐसा इंसिडेंट होना, या टक्कर हो गई हो, या कोई भी जो एक्सीडेंट हो गया, तो अब बटा जनता लट बजाने तैयार हो जाए, उससे होगा क्या, सुनी हो जाती है। कहा सुनी हो जाती है, लॉस क्या है कि अपना ही लॉस होता है। हाँ, लॉस किसी के साथ वो अपना जैसे माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। फिर अगर अपन वापस कोई रिप्लाई देते हैं तो फिर वो 4-5 दिन जो भी घटना वो चलती रहती है, वही चलती रहती है। एक एग्जाम से पहले 2023 से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एग्जाम देने जाओ
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, उस दिन हो सके उतना जो अवॉइड करो कि हर किसी से बिना मतलब का विवाद नहीं करना, चाहे वो टेम्पो वाला हो, चाहे वह बस ड्राइवर हो, चाहे आपके इन्विजिलेटर हो, आप विवाद मत करो, क्योंकि आपका वो दिन इंपॉर्टेंट है। आप उस दिन कुछ बोल दोगे ना, अगले ने सामने बोल दिया तो आपका आधा घंटा खराब हो जाएगा। उसका एक इंसिडेंट एक स्टूडेंट ने बताया मेरे को, कुछ टॉपर्स आए हुए थे, उन्होंने बताया कि सर एक व्यक्ति जो है उसका पेपर था और उसने फर्स्ट पेपर केवल और केवल विवाद करके, और उसके पास कोई एडमिट कार्ड या कुछ उसमें रंगीन नहीं था, और वो फिर बाद में लेट हुआ और वो पेपर नहीं दे पाया। बिल्कुल है ना सर, इस पूरे सफर है, जैसे तैयारी का पूरा सफर ही है ना, उसमें चीज़ें अवॉइड ही करनी होती है। अपना एक ही टारगेट, हर चीज़ को अवॉइड करके अपना टारगेट, जो पढ़ाई का टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कोई भी। मैं लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 1-2 क्वेश्चन ही मेरे हैं। पर मेरा आपकी क्रिकेट में काफ़ी रुचि है, तो एक थोड़ी सी हम जो है वो बातचीत कर लेते हैं क्रिकेट में, क्योंकि मेरी भी खूब रुचि है। मेरा तो नाम ही कपिल है, तो दादाजी ने इसी आधार पे रखा था। कपिल देव गिल। हाँ, क्रिकेट तो नहीं खेला मैं ज़्यादा, मेरे दादाजी ने तो मतलब बहुत क्रिकेट देखी। हमारे परिवार में सभी देखते हैं, अपने तो हर जगह कल्चर ही मैंने है। 2017 से लगे 2021 तक बहुत हाँ। क्रिकेट खेला है, और आसपास के गांव को बहुत खिलाया है। खिला है। तो आपके से क्रिकेट के जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो 2 जनरेशन के क्वेश्चन होंगे। मैं 2000 से चालू करके 2020 तक वाइंड अप करूंगा। हमने जब क्रिकेट देखना स्टार्ट किया वहां से मैं कुछ जो है प्लेयर्स को लूंगा, केवल मैं बैट्समैन पे ही चर्चा करूंगा। आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है उस पर हम चर्चा करेंगे, और उसमें मेरे हिसाब से पहले नाम है सौरव गांगुली या वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण या द्रविड़? द्रविड़। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ या वीरेंद्र सहवाग? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ या युवराज सिंह? युवराज सिंह। युवराज सिंह। उसमें उनमें जो गेंदबाजी हो गई, हर में हर और जुझारूपन फील्डिंग हो गई, बैटिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, और जो व्यक्तिगत जो उनकी है वो हर चीज में। युवराज सिंह या विराट कोहली? युवराज सिंह। युवराज सिंह या महेंद्र सिंह धोनी? महेंद्र सिंह धोनी। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मेरे फेवरेट। रोहित शर्मा भी फेवरेट। ये रोहित शर्मा की क्या जो, चीज? जो रोहित शर्मा, मेन तो ये है कि जैसे पावर प्ले हो गया, उसमें अपने टीम के साथ साथ सभी का काम आसान कर देना। और एक लीडरशिप। हाँ, वो लीडरशिप बिल्कुल हो गई। जैसे उन्होंने आईपीएल जीते हैं, इतने आईपीएल जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो ये जो लीडरशिप का गुण है, लीडरशिप का गुण है, वो एक मतलब टीम को बांध के रखता है। और जैसे अचानक अटैक करना, मैं भी, मेरा क्या है कि जैसे मान लो मेंस का एग्जाम आ गया और जो लास्ट वाला टाइम नंबर हो गया, मैं उसमें पूरा वो अपनी क्षमता लगेगी। हालांकि कोई मानेगा नहीं, 14-15 घंटा, 14-15 घंटे भी आप पढ़े हो? 14-15 घंटे बिल्कुल पढ़ाई की है। लास्ट टाइम में 14-15 घंटा, लगभग 1 महीना में 14-15 घंटे ही पढ़ता था। तो ये मतलब पॉसिबल इसी कारण है, ये पॉसिबल। पर जब लोग इस बात को सुनते हैं तो लोग कहते हैं ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं, इतना कोई पढ़ता है क्या? पर लास्ट टाइम में तो और आदमी करता क्या सोने के अलावा? बिल्कुल पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा। अब एक मैं स्टूडेंट्स को कई बार कहता हूँ, आपसे भी मेरा उस पर विचार लेना बनता है कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट को या तो पढ़ना चाहिए, या अच्छा खाना खाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, या फिर बाद में उसको सो लेना चाहिए, और टाइम वेस्ट करने से बेहतर। मैं नींद को इन्वेस्टमेंट मानता हूँ कि वो कम से कम आप रिफ्रेश तो, आपने टाइम कोटी नहीं किया, फोन चला गया। तो आपका क्या मानना है? देखो, नींद एक निश्चित समय, जैसे 6-7 घंटे, वो तो जरूरी है, क्योंकि वो अगर पूर्ति नहीं होगा तो अपना फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये था कि जैसे अपना जो टारगेट पूरा हुआ, अगर टारगेट पूरा हो गया तो अच्छी नींद आती। अच्छी नींद। मेन तो समस्या जब होती थी टारगेट पूरा नहीं हुआ, पढ़ाई जिससे दिन में टेंशन होती थी, फिर नींद नहीं आती थी। अगर दिन का पूरा टारगेट हो गया तो अच्छी नींद आती थी आराम से। तो इससे ये लंबा सफर होता है, तो उसमें नींद हो गई, और जैसे व्यायाम वगैरह हो गए, ये भी करना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये था कि 7 दिन में अपने को टाइम निकाल के 1-2 घंटे तो करना ही चाहिए। यही है। और अब लास्ट में वाइंड अप करते हुए आपको शुभकामनाएं देते यही कहूँगा कि बूस्टर के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आज गांव देहात तक, आपका गांव भी होगा, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट बूस्टर से जुड़े हुए होंगे। अभी तो गांव में, पहले 2016 तक तो क्या था कि शहरों में आरएस का माहौल ज्यादा था। हाँ, वर्तमान में गाँव से सिलेक्शन होने लगे, गाँव में आरएस का माहौल बहुत ज्यादा, सब आरएस की तैयारी करने के लिए। हाँ, तो बीच में एक प्रश्न ये भी है मेरा कि भाई पिछली बार तो नागौर से रिजल्ट बहुत शानदार था, तो चारों तरफ चर्चा चली कि नागौर से इतने खतरनाक रिजल्ट, इतने बढ़िया रिजल्ट। तो आपका क्या मानना है उस चीज के? नागौर डीडवाना हो गया तो उसमें केवल आरएस नहीं, जो अन्य एग्जाम, अभी अकाउंटेंट का रिजल्ट आया था, उसमें भी नागौर डीडवाना से बहुत सिलेक्शन थे। हाँ, तो इंजीनियरिंग हो गए, नीट वगैरह हो गए, उसमें हर कोई भी एग्जाम उसमें सिलेक्शन वहाँ ज्यादा हो रहे हैं। इसका मैं अगर कारण नोट कर पा रहा हूँ तो ये था कि नागौर डीडवाना पहले पानी
अच्छा था। हाँ। तो कृषि कार्य में सब जैसे परिवार हो गया या बिजी थे बेटा सब। बेटी जो भी है वो उसमें बिजी थे। वर्तमान में क्या है, पानी की कमी होगी, पानी है ही नहीं बिल्कुल, पानी है ही तो नहीं। खेती बिल्कुल अवॉइड होगी, खेती करते ही नहीं है। तो दूसरा चारा क्या कमाने के लिए कि कम से कम कोई सी भी नौकरी लग जाए। नौकरी लगो। तो ये नौकरी लगने के चक्करों में थोड़ी छोटी मोटी लगते हैं, फिर आते आते बड़ी आते फिर RS IAS में वहाँ पे भी खूब सिलेक्शन होते हैं। यही एक कारण है। और मतलब नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, शेखावटी हो, नागौर हो, मारवाड़ हो, जहाँ पे संसाधन कम होंगे, जहाँ किसी न किसी चीज़ का संकट होगा, वहाँ लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। नौकरी को एज ए मतलब विकल्प के रूप में पहले दिन से ही है हमारे शेखावटी में कल्चर ये है कि पढ़ना ही है। और अपने ये हो रहा है डीडवार नागौर में कि अगर जाट बाहुल्य एरिया है हाँ, तो कि अगर नौकरी नहीं लगे होगा तो ब्याह भी कोई नहीं हुआ। ब्याह नहीं होगा। हाँ, तो ये भी समस्या के कारण भी लोग इस परिस्थिति में उपाय सोच रहे हैं ये कि तो अब ये तो कैसे भी पूरा करके नौकरी पूरा लगना बेल्ट ही जरूरी हो गया। अभी सुजानगढ़ से डीडवाना तो 40-50 है। हाँ, किलोमीटर बिल्कुल ही नौकरी है। लगना बहुत जरूरी हो गया। तो भाई देख लो, ये तो रेणुवा जी ने भी कह दिया। देखो कम से कम जो स्पेशली जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे साइड तो जो अगर नौकरी नहीं लगे तो शादी भी नहीं होती। सही। तो एटलीस्ट जो है वो आप आजीविका के लिए तो जरूर है पढ़ना ही, लेकिन उसके साथ साथ शादी के लिए भी बिल्कुल पढ़ो। जरूरी है शादी। ये बात तो है। अब लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि भाई आप बूस्टर के स्टूडेंट आज हर जगह है, आपका जो अनुभव रहा और उसके साथ साथ बूस्टर के विद्यार्थी जो गांव देहात में बैठ के पढ़ रहे हैं उनका आप मनोबल बढ़ाएं और उनको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताते हुए फाइंड अप करेंगे हम। देखो सर, पहली बात तो ये है कि छोटा सा खर्चा कमाने RS को सपनों साकार कर सके। हाँ वर्तमान में लाखों फीस लोग ले रहे हैं और कंटेंट का ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और बूस्टर का कंटेंट जैसे कि आप पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, वो एक नंबर। मुझे तो बहुत, मैंने तो वही तैयारी किया था, उससे मेरा काम हो गया था। शुक्ला जी हो गए जी, इथिक्स को हो गए, मैनेजमेंट के हो गए, वहाँ से अच्छा अपन कर सकते हैं। और ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो यही है कि यहाँ जैसे कोई भी शहर है उसमें जाके कई प्रकार डिस्टर्बेंस होता तो गांव में बैठा बैठा आराम से ऑनलाइन करो, बढ़िया। जैसे अगर रिकॉर्डेड क्लासें हो जाए उस टाइम देखो, मैं कभी लाइव क्लास नहीं देखता था, 1-2 दिन हो गए तभी मैं देखता था। उसको स्पीड से करो, आराम से पढ़ो, जब इच्छा है तो कई बार रिविजन कर लो, देख ले लो, आगे कर लो, जो भी ये अवस्था हो वो एक अच्छी चीज है। और यहाँ जो शहरों में वर्तमान में कई प्रकार की कुआदतें चल रही है। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि लाइब्रेरी में चाय वाली थड़ियों में जैसे चाय के साथ में भी बहुत चीजें बहुत चल रही है, स्मोकिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी गलत आदतें लोग कुप्रथा में। और ये भी होता है अपन गांव में रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो घर वालों की नजर में रहते हैं, घर वालों की नजर में रहते हैं, तो वो भी वहां से भी यही मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों के कि भाई आप ऑनलाइन पढ़कर और बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। राजकुमार जी ने लिया है, आप ले सकते हैं। गांव देहात के टॉप आज ईओ का जब रिजल्ट आया था ना, बूस्टर का पहला रिजल्ट ईओ का था। ईओ का जब रिजल्ट आया तो चारों तरफ ये चर्चा चली कि सारे रिजल्ट बूस्टर से ही है क्या, है ना। और इतना गजब रिजल्ट आया ईओ के अंदर। और उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे थे जिसके अंदर वो बच्चे केवल गाँव से कोई गढ़साना के पास में लाइब्रेरी करी और 21 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में ईओ लग गया। एक चिरंजी लाल जी हैं, 34-35 रैंक थी, जो उदयपुर पार्टी नवलगढ़ के पास है। तो मतलब 22-23 साल की उम्र और जो है वो लाइब्रेरी ज्वाइन करी, पढ़ा और जो सिलेक्शन ले लिया। और 22-23-25 की उम्र में अधिकारी लगने का तो मजा ही अलग। बिल्कुल। तो ये है कि लोगों ने सिलेक्शन लिया है और ये मुहिम बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। आप लोग भी जुड़े और इसी के साथ साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा बूस्टर से जुड़े रहेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन इसी तरीके से करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।